महाराज महाराज, राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तू क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र तो अभी मुझसे बात करके गया था, फिर अचानक उसे क्या हो सकता है? जल्दी चलो, जल्दी चलो। महाराज भागते हुए अपने पुत्र के पास जाते हैं। तभी वैद्य राजकुमार की जांच करते हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? महाराज, राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेरा तो सिर्फ एक ही पुत्र था, अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? ये नहीं हो सकता। कोई तो हो जो मेरे पुत्र को ठीक कर सके, ठीक कर सके। तभी रानी भागते हुए आती है। महाराज, महाराज, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे पुत्र को? क्या हो गया है मेरे पुत्र को महाराज? महारानी, अब हमारा पुत्र हमारे बीच नहीं रहा। नहीं, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरा पुत्र नहीं रहा तो मुझे जीने से क्या फायदा? मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे मेरा पुत्र चाहिए महाराज, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। कुछ भी करिए महाराज, पर मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। अब हम क्या करें? ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है भला? महाराज, मेरे जान में एक तांत्रिक है, कलाराज, जो राजकुमार को जीवित कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री? हाँ महाराज, उसने कई ऐसे व्यक्ति को जीवित किया है। क्या सच में? लेकिन वो तांत्रिक है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसने कुछ गलत किया तो? महाराज, मुझे अभी सिर्फ अपने पुत्र को देखना है, ना कि किसी और को। आप जाइए और मेरे पुत्र को जीवित करिए। मुझे बस मेरा पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए मुझे महाराज। ठीक है महारानी, हम अभी ही निकलते हैं। चलिए मंत्री जी, हम अपने पुत्र को लेकर चलते हैं। महाराज, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में आप कैसे जाएंगे? क्या बारिश मेरे पुत्र से बढ़कर कुछ है? ये बारिश मुझे नहीं रोक सकती। फिर महाराज और मंत्री बारिश में भीगते हुए राजकुमार की लाश के साथ तांत्रिक की गुफा में जाते हैं। आओ महाराज, आओ। हम जानते थे आप हमारे पास जरूर आएंगे। आप कैसे जानते थे कि हम आपके पास आएंगे? हमने आपके राजकुमार का भविष्य देख रखा था। जल्दी से मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। ये मर गया है, मुझे इसे जीवित करना है। ये जीवित हो सकता है महाराज, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कार्य करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं अपने पुत्र को जीवित करने के लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कुछ भी करूंगा। तो ये आपका पुत्र जीवित हो सकता है, लेकिन इसे जीवित कोई और करेगा। कौन कर सकता है इसे जीवित? एक मछुआरा। एक मछुआरा कैसे कर सकता है? महाराज, उसका भाग्य कुछ अलग है। वो हम सबसे हटकर है, इसीलिए वही करेगा। वहीं दूसरी ओर तालाब के किनारे, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं मछली मार कर ही घर जाऊंगा, नहीं तो भैया भाभी फिर से गुस्सा करेंगे। चल बिरजू, इस बार तो भगवान को दया आनी ही चाहिए। बिरजू जाल फेंक कर कुछ देर इंतजार करता है। मछली इस बार फिर नहीं फंसी। अब क्या करूं? अब शाम होने वाली है, खाली हाथ घर जाऊंगा तो फिर से सब चिल्लाएंगे। बिरजू उदास होकर घर की तरफ आने लगता है। मैं आ गया। तो मछलियाँ आज भी नहीं फंसी।
खाली हाथ आ गया फिर? भाभी, मैं सुबह से तालाब पर था, कई घंटे जाल डाले रखा, एक भी मछली नहीं फंसी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये लो, आ गया फिर बहाना लेकर। हे भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला। तू नहीं सुधरने वाला है बिरजू, कितनी बार कहा है मछली मारना छोड़ दे और मेरे साथ मजदूरी कर। भैया, मुझसे मजदूरी नहीं होगी, मैं नहीं कर सकता आपके जैसे काम। हाँ हाँ, यह तो जैसे कोई राज कराने का वाइस हो। अरे काम चोर कहीं का, हम दोनों क्या सारी उम्र तुझे ही खिलाते रहेंगे? अरे मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, उसके लिए भी कुछ करना है या नहीं? कल से भाई के साथ मजदूरी पर जाएगा तू, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगी और खाना भी नहीं मिलेगा, याद रखना तुम। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कल से मेरे साथ मजदूरी करने चलेगा, वरना ये घर छोड़ना पड़ेगा। जब से माँ बाप गए हैं तब से तू बस बोझ बना बैठा है। नहीं भाभी, मैं तो मछलियां ही पकड़ लूंगा और देखना, एक दिन मेरा भाग्य जरूर बदलेगा और मैं धनवान बनूंगा। अरे, ये ख्वाब देखना छोड़ दे बिरजू, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। कल से तू मेरे साथ चलेगा बस। फिर जैसे ही सुबह होती है, बिरजू के मन में ख्याल आता है, अब तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना भैया फिर से बोलेंगे। बिरजू धीरे से घर से जाल लेकर निकलकर भाग जाता है। अरे सुनो जी, बिरजू को उठाओ तो, आज भी उसे साथ ले जाना है। बाहर तो कोई नहीं है, लगता है वो भाग गया। कामचोर, एक ही दिन मेहनत करना पड़ी तो उसमें उसका बुरा हाल हो गया। इससे तो कुछ नहीं होने वाला, यह बस बोझ बनकर पड़ा है। अब अगर आया ना तो मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी, कह देती हूँ। वहीं बिरजू तालाब के किनारे फिर से जाल फेंकता है। भगवान, आज तो मेरी लाज रख ले, आज तो बहुत मेहनत की है। इतना कहकर जैसे ही वह जाल खींचता है, अरे, इतना भारी क्यों हो गया है? लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। बिरजू इतना कहकर जैसे ही जाल खींचता है, उसमें एक लाश मिलती है। ये क्या? ये तो मछली नहीं, ये तो कोई लाश है, और ये तो शाही कपड़े हैं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जैसे ही बिरजू भागने की कोशिश करता है, तभी सैनिक वहां आ जाता है। रुक जा, वहीं रुक जा, भागने की कोशिश मत करना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैंने राजकुमार को नहीं मारा, वो तो बस मेरे जाल में फंसे थे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। तू कहीं भाग कर नहीं जा सकता मछुआरे, तूने ही राजकुमार की हत्या की है। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। चल हमारे साथ महल। नहीं नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया। राजकुमार को मैंने नहीं मारा, वो पहले से ही मरे हुए थे। मैं तो बस मछली पकड़ रहा था। झूठ मत बोल, चल हमारे साथ, ज्यादा बहाने मत बना। बिरजू को लेकर राजमहल चला जाता है। क्या बात है सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये राजकुमार को क्या हुआ? महाराज, ये देखिए, यही है जिसने राजकुमार की हत्या की है। राजकुमार तालाब में स्नान कर रहे थे और इसने अपने जाल में उन्हें फंसाकर मार डाला। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला? अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। नहीं महाराज, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। राजकुमार पहले से ही मृत थे।
मेरे जाल में उनकी लाश फंसी थी। मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। अब बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है तुम्हें वहां ले जाने का जहां से तुमने मेरी दुनिया छीन ली। महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, राजकुमार और इस मछुआरे को लेकर तांत्रिक के पास चलते हैं। महाराज, मुझे कहां ले जा रहे हैं? मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं किया। सच में मैंने कुछ नहीं किया। अब चुप रहो और हमारे साथ चलो। हे भगवान, पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मेरी रक्षा करना प्रभु। तांत्रिक, ये रहा वो मछुआरा। अब जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आखिर आ ही गए महाराज। आप भी हमारी चाल में फंसी गए। आखिर मैंने एक राजा को मूर्ख बना ही दिया। ये क्या कह रहे हो तांत्रिक? महाराज, ये सब एक योजना थी, एक चाल जो मैंने और मंत्री ने मिलकर बनाई थी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, ये सब मेरे और तांत्रिक के बीच का सौदा था ताकि हम इस मछुआरे को पकड़ सकें और उसके भाग्य अमीर बन सकें। ये सब तुमने एक साधारण मछुआरे के लिए? ये मछुआरा कोई साधारण मछुआरा नहीं है। इसके भाग्य में जो लिखा है, जिसे कोई नहीं पढ़ सकता, और इस मछुआरे तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था। इसीलिए मैंने अपने जादू से राजकुमार को मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरे बेटे को मार दिया? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद मैंने ही आपके मन में ये विचार डाला कि आप तांत्रिक बाबा के पास जाएं, और अब मैं और बाबा मिलकर आपके राज्य पर राज करेंगे और यही मछुआरा बदलेगा हमारा नसीब। सारी कहानी तो एकदम सही निकली मंत्री जी, पर मेरे बारे में पता तो कर लेते। अरे, मेरे घर में फूटी कौड़ी तक नहीं है। एक ढंग से मछली तक नहीं पकड़ पाता मैं। फिर आप राज कैसे करोगे? तुझे वो दिख रहा है जो तेरे सामने है? मैं वो देख रहा हूं जो तेरे नसीब में है। तुमने ये सब मेरे पुत्र के साथ किया। तुमने उसे मोहरा बनाया। तुमने ये राजद्रोह किया है। महाराज, मैं हर दिन आपकी गुलामी से तंग आ गया था। मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता था, इसीलिए मैंने तांत्रिक से सौदा किया और राजकुमार की हत्या करने में उसकी मदद की। महाराज, अब आप यहीं रहिए अपने पुत्र की लाश के साथ। इस राज्य पर अब मेरा राज होगा, मेरा। मंत्री, तुम गद्दार निकले। तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मुझे बस राजकुमार की आत्मा चाहिए और इस मछुआरे का भाग्य। मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। अब देर हो चुकी है महाराज। मैं जा रहा हूं। सैनिक, इन दोनों को गुफा से बाहर निकाल दो। महारानी को भी वहीं भेज दो ताकि ये सब जंगल में भटकते रहें। मंत्री, मंत्री, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और तुम बिरजू, कल से रोज तालाब में जाल डालोगे और मेरे सैनिक तुम्हारी रखवाली करेंगे। ध्यान रखना, अगर एक दिन भी तालाब पर नहीं गए तो तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि अब इस राज्य का राजा मैं हूं। इसीलिए मेरे हुक्म की नाफरमानी तो कभी मत करना। जी मंत्री जी, मैं जरूर आऊंगा।
इसके बाद मंत्री महल में आ जाता है। मंत्री जी, मेरा पुत्र जीवित हुआ वा नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? बताइए, बताइए ना। महारानी, अब आपका पुत्र कभी जीवित नहीं हो सकता। ये सब हमारा षड्यंत्र था। अब ये महल हमारा है। इस राज्य का नया राजा मैं हूँ। इसका मतलब तुमने हमें धोखा दिया है। हमें तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। अब आप महल छोड़ दीजिए और एक भिखारिन की तरह जीवन बिताइए। सैनिक, महारानी को बाहर छोड़ाओ। अरे, क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम लोग इसे क्यों नहीं पकड़ रहे हो? यह पापी है, गद्दार है। सैनिकों, कुछ तो करो। इसके बाद सैनिक चुपचाप रानी को महल से बाहर ले जाते हैं और राजा के पास छोड़ देते हैं। महाराज, महाराज आप ठीक हैं? महाराज, मंत्री ने हमें धोखा दिया है, हमारे राजपाट पर कब्जा कर लिया है। हाँ रानी, हम बर्बाद हो गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारे बेटे को भी हम खो चुके हैं। अब हमें इस जंगल में जीवन बिताना होगा। पता नहीं महाराज, हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो कि हमारे राजपाट को और हमारा बेटा सब चला गया। लेकिन महाराज, हमें अब राजकुमार का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उनके शरीर से अब दुर्गंध आ रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो महारानी। फिजाजा रानी वहीं पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर राजकुमार को दफना देते हैं और पागलों की तरह भटकते रहते हैं। तभी उन्हें बिरजू मिलता है। महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। नहीं बेटा, हमने तुम्हारे साथ भी अन्याय किया, तुम्हें भी इस षड्यंत्र में फंसा दिया। महाराज, आपने नहीं, मंत्री जी ने हमें फंसाया। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। आइए महाराज, आइए महारानी, अब आप हमारे घर चलिए। फिर बिरजू महाराज और महारानी को लेकर अपने घर आता है। तभी सुगंधा कहती है, अरे अरे बिरजू, ये तो किसी लेकर आया है, और ये भिखारी जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं? भाभी, ये भिखारी नहीं हैं, ये हमारे राज्य के राजा और रानी हैं। मंत्री ने इनके राज्य पर कब्जा कर लिया है। अब ये सड़क पर आ गए हैं। मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्या ये राजा रानी है? वाह 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 वाह, मुझे क्या पागल समझ रखा है? मैं क्या इन दोनों भिखारियों को राजा रानी समझूंगी? चलो चलो, निकलो यहाँ से। इन भिखारियों को लेकर दोबारा मेरे घर मत आना। नहीं बहन, ये सच है, मैं वही राजा हूँ जिससे मंत्री ने विश्वासघात किया और राज्य छीन लिया। ओह, तो तुम लोग अब नौटंकी भी करने लगे? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अभिनय करती हो। पर मेरे घर में भिखारियों की कोई जगह नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। भाभी, बस कुछ दिन रहने दो, फिर मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। मैंने कह दिया ना एक बार, निकलो। चलो चलो, निकलो यहाँ से। इन्हें यहाँ से निकालो। मेरे लिए एक तो ही बोझ काफी है, अब इन दोनों को भी लेकर आया है तू। बिरजू, परेशान मत हो, हमें रहने दो। जैसे भी हैं, ये हमारी किस्मत का लेखा है, हमें भुगतना ही होगा। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। बिरजू, तुमने हमारे लिए इतना सोचा, यही हमारे लिए बहुत है। हमारे अपने हमें छोड़ गए और तुम पराई होकर हमारे साथ खड़े हो। नहीं महाराज, आप लोगों को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा।
मैं जब तक हो सके आपकी मदद करूंगा। बिरजू राजा रानी को जंगल में एक झोपड़ी में ले जाता है और उन्हें वहां ठहरने को कहता है। बेटा, तूने जो किया वो हमारे लिए बहुत है। अब मुझे जाना होगा, नहीं तो मंत्री के आदमी आ जाएंगे। वो कहता है रोज सुबह से शाम तक मछली पकड़नी है। पता नहीं क्यों मेरे जाल में एक मछली भी नहीं फंसती, लेकिन फिर भी वो मुझसे यही करवा रहा है। बेटा, अपना ध्यान रखना और उस चालाक मंत्री से बच के रहना। कहीं वो तुम्हारे साथ में कुछ ना कर दे, मुझे डर लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए महारानी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना कहकर बिरजू तालाब पर पहुंचता है जहां सैनिक पहले से ही मौजूद होते हैं। इतनी देर क्यों कर दी? मंत्री जी ने कहा था समय पर आना है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जाल डाल। ठीक है, डाल रहा हूं। वो बस रास्ते में समय लग गया था। बिरजू जाल फेंकता है। सुबह से शाम तक मछली पकड़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। अरे कुछ नहीं फंसा, इसके जाल तो खाली के खाली हैं। पता नहीं मंत्री जी से क्यों रोज तालाब में जाल फेंकने के लिए कहते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता तो मुंह बंद करो, एक बहुत ही कीमती चीज हासिल करना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों सैनिक वहां से चली जाती हैं। आखिर क्या है जो ये लोग मुझसे मछली पकड़वाते रहते हैं, और वो भी जब कोई मछली जाल में आती ही नहीं। क्या राज है इस सबके पीछे? बिरजू परेशान होकर घर लौटता है। रास्ते में अंधेरा हो जाता है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है। रुक जा बिरजू, तू जिसके लिए परेशान है मैं वही हूं। तू कौन है? कहां से बोल रहा है? मैं तेरा भाग्य हूं जो सब देख पा रहा है और तू खुद को नहीं पहचानता। अगर मुझे जानना है तो तुझे कुछ करके दिखाना होगा। सोच, मंत्री और तांत्रिक तुझसे क्या और क्यों चाहते हैं? तुझमें ऐसा क्या है जो वो देख पा रहे हैं और तू नहीं? इतना कहकर आवाज गायब हो जाती है। बिरजू सोच में पड़ जाता है। जरूर उस तालाब में कुछ रहस्य छुपा है। मुझे फिर से प्रयास करना होगा। अभी सैनिक भी नहीं है तो क्या पता मुझे सच का पता चल जाए। अभी जाना चाहिए। बिरजू फिर तालाब पर जाता है, जाल डालता है। जैसे ही जाल वो खींचता है, उसमें से एक नीले रंग का पत्थर निकलता है। अरे ये क्या? ये कैसा पत्थर है? इसमें तो अद्भुत चमक है। कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं छुपा है? तभी वहाँ एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। तू सही सोच रहा है बेटा बिरजू, इस पत्थर में बड़ा रहस्य छिपा है। लेकिन अगर तू इसका रहस्य जानना चाहता है तो तुझे इसे और इसकी शक्तियों को समझना होगा। क्या समझना होगा बाबा? खुलकर बताइए ना, मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपका भाषण। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं पुत्र, इसका उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बाबा, इस पत्थर का हम क्या कर सकते हैं? ये क्या चीज है? मंत्री इसके पीछे क्यों पड़ा है? पुत्र, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूं, अगर ये पत्थर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो इस पृथ्वी का विनाश तो पक्का है। बस तू इसके महत्व को समझ जा। इतना कहकर बाबा भी अचानक गायब हो जाते हैं। ये बाबा भी क्या बोल गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन इतना पता है कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। इसे किसी को नहीं देना है। बिरजू पत्थर को लेकर घर चला जाता है।
और अगले दिन फिर तालाब पर जाल लेकर आता है। तभी दो सैनिक आपस में बात करते हैं। अरे यार, ये पत्थर कब निकलेगा तालाब से? अब तो रोज इसकी पहरेदारी करके थक गया हूँ और धूप में खड़ा खड़ा तो मेरा चेहरा भी झुलस गया है। हाँ, सही कह रहा है तू। सुना है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। क्या मतलब? कहते हैं ये पत्थर मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। सच में? क्या बात कर रहा है? हाँ, कमाल की चीज है ये, तभी तो राजा ने इसकी इतनी सख्त सुरक्षा रखी है। बिरजू चुपचाप यह सारी बातें सुन लेता है। ये क्या कह रहे हैं सैनिक? मुझे जल्दी से महाराज के पास जाना होगा। फिर शाम होते ही बिरजू भागकर राजा की झोपड़ी में पहुंचता है। महाराज, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। क्या बात है बिरजू? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? महाराज, राजकुमार को कहाँ दफनाया गया है? मुझे जल्दी से उनके पास ले चलिए। तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर तुम्हें राजकुमार से क्यों मिलना है? महाराज, कृपया मुझे जल्दी से वहां ले चलिए। मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकता हूं। क्या कहा तुमने? क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ महाराज, वक्त बहुत कम है, चलिए मेरे साथ। बेटा, क्या तुम मेरे लाल को फिर से जीवित कर सकते हो? क्या ये सच है? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। बस तुम मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मैं उसके बिना एक जिंदा लाश की तरह रह रही हूँ। रानी माँ, अब सवालों का वक्त नहीं है, कृपया हमें जल्दी वहां ले चलिए। हाँ चलो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने उसे एक पेड़ के नीचे दफनाया है। राजा, रानी और बिरजू तेजी से उसी स्थान की ओर दौड़ते हैं। बिरजू, इसी पेड़ के नीचे मैंने राजकुमार के शरीर को दफनाया है। महाराज, हमें राजकुमार के शरीर को मिट्टी से बाहर निकालना है। आप इसमें मेरी मदद करिए। फिर बिरजू और राजा दोनों मिलकर राजकुमार के शरीर को बाहर निकालते हैं और अपनी जेब से जादुई पत्थर निकालकर राजकुमार के पास बैठ जाते हैं। हे जादुई पत्थर, अगर मैं जो सोच रहा हूं वो सही है तो तुम राजकुमार को जीवित कर दो। तभी पत्थर से रहस्यमयी आवाज आती है। तुमने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है बिरजू, लेकिन किसी मृत्यु को जीवित करना आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं उत्तर दूंगा, पूछिए। याद रखो, अगर उत्तर गलत हुआ तो राजकुमार की आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। वो फिर कभी जीवित नहीं हो सकेगा और तुम भी उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए सोच समझकर उत्तर देना। हाँ, मैं तैयार हूं। अगर किसी को जीवन देना हो और किसी और का जीवन लेना पड़े तो क्या तुम वो बलिदान दे सकोगे? किसका जीवन चुनोगे, अपनों का या पूरे राज्य के भविष्य का? अगर किसी एक की जान से पूरे राज्य का भला हो सकता है तो मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं, क्योंकि मेरा जीवन तभी मूल्यवान है जब किसी और के जीवन का कारण बन सके। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तभी पत्थर से एक तेज रोशनी निकलती है और राजकुमार पर पड़ती ही राजकुमार जीवित हो जाते हैं। मैं कहाँ हूँ पिताजी? आप दोनों ठीक तो हैं ना? मेरा पुत्र जीवित हो गया। तुम ठीक तो हो ना मेरे बेटे? मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम मर चुके थे, ये बिरजू ने तुम्हें जीवन दान दिया है।
मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटा, तुमने आज मेरे बेटे को मुझे लौटा दिया। धन्यवाद तुम्हारा। महाराज, एक कार्य तो पूरा हो गया। अब जल्दी से राजमहल चलें। हमें आपको आपका राज्य लौटाना है। और राजकुमार, आप भी चलिए। आपके राज्य पर मंत्री ने कब्जा कर लिया है। क्या? मंत्री ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है? मैं मंत्री को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलिए माँ पिताजी, आज उसकी आखिरी रात होगी। फिर सभी राजमहल लौट जाते हैं। तुम राजकुमार कैसे जीवित हो सकता है? ये संभव है? तुम्हारे पास वो जादुई पत्थर है ना? सच सच बताओ, उसी पत्थर से राजकुमार को फिर से जीवित किया जा सकता है। हाँ, वही एक अमूल्य रत्न है जो मृत्यु को जीवन दान दे सकता है। तुम्हें यह पत्थर चाहिए ना? हाँ, यही है वो पत्थर। इसे देखते ही तो मेरी किस्मत पलटेगी। पत्थर मिल जाएगा, लेकिन पहले राजा और रानी को उनका राजपाट और सिंहासन सम्मान पूर्वक लौटाना होगा। ये कैसे हो सकता है? अब ये सब कुछ मेरा है। मैं राजा हूं। महाराज, अब आप ही न्याय कीजिए। ये राजपाट आपका है। आप जाकर इस पर कब्जा करिए। सैनिकों, इन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। सैनिक, मंत्री और तांत्रिक दोनों को लेकर चली जाते हैं। बेटा, तुम मेरे सच्चे पुत्र हो। मैं चाहता हूं कि तुम ही मेरे बाद राजा बनो। भले ही मेरा बेटा भी है, पर असली हकदार तुम हो। आपने मुझे बेटा कहा, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं आता जाता रहूंगा, लेकिन राजा वही बनेगा जो आपका खून है। सच में तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है बिरजू। इतना बड़ा राजपाट मना करने की किसी की इच्छा नहीं होगी, लेकिन तुमने इसे मना कर दिया। मैं तुम्हें हमेशा अपना भाई मानूंगा। तुम जब चाहो तुम राजमहल में आकर रह सकते हो। हाँ, क्यों नहीं राजकुमार, मौका मिले तो मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू निकल पड़ता है। वहीं गांव में दूसरी तरफ पूरे गांव में शोर मचा है कि एक साधारण मछुआरे बिरजू ने राजा बनने से इनकार कर दिया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है भला? बिरजू, अरे वो तो महेश का भाई है ना। हमें जाकर महेश को ये बात बताना चाहिए। फिर दोनों गांव वाले महेश के पास आते हैं। अरे महेश, तू घर बैठा है और उधर तेरे भाई ने राजा बनने से इनकार कर दिया। महाराज ने बिरजू को राजा बनने को कहा था। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? अरे, तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है? पूरे गांव में सिर्फ यही चर्चा है। इतना कहकर दोनों गांव वाले चले जाते हैं। कभी बिरजू आता है। आ गए नवाब साहब। हाय रे किस्मत, भरी थाली को लात मार दी तूने। अरे, थोड़ा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया तुझे? तू राजा बन जाता तो मैं भी तो इस राज्य पर राज करता। हाय रे, कितना बेवकूफ इंसान है। इतना सब मिल रहा था, फिर भी मना कराया। कौन करता है ऐसा? बोलो तो जरा, कौन करता है ऐसा? इस निकम्मे से तो कोई उम्मीद ही रखना बेकार है। जो सच्चा होता है वही ऐसा करता है। मुझे जो मिला उससे मैं खुश हूँ। मैं राजा नहीं बनना चाहता, बल्कि एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। हाँ, तो ठीक है। बहुत राजा हरिश्चंद्र बन रहा है ना? तो जा, निकल जा मेरे घर से। आइंदा कभी मेरे घर में मत आना, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से।
तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। जा निकल जा हमारे घर से, मुफ्त की रोटी तोड़ने आ गया। फिर बिरजू परेशान होकर निकल जाता है और वही तालाब के किनारे पहुंचता है। वहां पत्थर फिर से चमकने लगता है। काश मेरी किस्मत भी चमक जाए, मैं भी अपने दम पर धनवान बन जाऊं। तभी पत्थर चमकता है और तालाब के किनारे ढेर सारा सोना चांदी से भरा एक बक्सा आ जाता है। इतना सारा खजाना, सच में मैं अमीर बन गया हूं। मेरे भाग्य ने मुझे धनवान बना दिया है। उस खजाने में से बिरजू अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाकर खुशी से रहने लगता है।